हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज क्या करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर हमारा चल रहा था, राइट। उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आज से मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। फाउंडेशन बिल्ड हो गया, बैकग्राउंड चेक कर लिया, ठीक है, कैसे क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एंटायर कंसेप्ट क्या है हम लोगों ने जाना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की सहायता से हमें इस कंसेप्ट को मास्टरी करना है, राइट। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और प्रैक्टिकली जानेंगे कि आखिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में जो वर्किंग कैपिटल है आखिर हाउ टू कैलकुलेट इट, राइट। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। सो लेट्स टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैट, ठीक है। मैं फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सीएम इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इफ यू हैव द बुक विथ यू इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्लाउड रीडिंग कर देता हूँ, साथ साथ आप मेरे साथ क्वेश्चन को समझते चले और सॉल्व करते चले, ठीक है। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, राइट। I have illustration number 3. So friends, we are being asked to calculate the working capital required, ठीक है। क्वेश्चन कहता है you are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 70,000 units of annual output। हमें annually 70,000 units का प्रोडक्शन करना, राइट। एंड the production is carried out thoroughly throughout the year on even basis and wages and overhead accrue similarly। इसका क्या मतलब होता है मैं बताऊंगा। एक assumption उन्होंने लेने को बोला है। assumption क्या लेना है मालूम, assumption लेना है that 1 month is equal to 30 days, right, and year will be equal to 52 weeks। तो wherever we will be feeling कि हाँ हमें assumption लेना पड़ेगा तो हमें इस assumption को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पर यूनिट कॉस्ट हमारे को दी गई है, जैसे कि रॉ मटेरियल है वो 52 रुपीज़ पर यूनिट आता है, डायरेक्ट लेबर हमारा 19.5 रुपीज़ पर आवर आता है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट हमारा 19.50 है लेबर का, ओवरहेड के लिए 39 रुपीज़ पर यूनिट आता है, टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 110.50, प्रॉफिट है हमारा 19.5 पर यूनिट, एंड सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 130, राइट। मैं इसे नोट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो रॉ मटेरियल ये मैं पर यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है। रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लगता है 52 रुपीज़, और डायरेक्ट लेबर हमारा कितना लगता है 19.50 रुपीज़, ओवरहेड कितना लगता है 39 रुपीज़ per unit, right? So we have total cost as 110.50, right? We have profit per unit 19.50, all around SP comes to 130 rupees, right? 130 rupees per unit। तो हमें कितना एनुअल प्रोडक्शन करना है, एनुअल प्रोडक्शन हमें बोला गया है 70,000 यूनिट्स करते हैं अपन, ठीक है। एनुअली 70,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बट क्या है ना, इस फॉर्मेट की सहायता से आप बहुत इजीली वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो मैं आपके सामने ये फॉर्मेट को रेडी करता हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ working capital required, okay, working capital required, we have to calculate this। so friends, working capital के अंदर में सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, करंट एसेट, ओके। करंट एसेट होगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक और, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन, एंड हियर अमाउंट, ओके, इन रुपीज। ये मेरा एक लाइन चला, ये रेडी है मेरा फॉर्मेट। मैं यहाँ पे करंट एसेट के सारे इन्फॉर्मेशन पहले लिखता हूँ कि मुझे करंट एसेट में कितने रुपए चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल सी कहता है एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1 मंथ, मतलब मेरे पास 1 मंथ का स्टॉक मुझे चाहिए होगा, ठीक है। मैं लिखा हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितने महीने का रॉ मटेरियल आपके पास चाहिए सर, 1 महीने का स्टॉक आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए, राइट। तो 1 महीने का रॉ मटेरियल आपके पास रेडी होना चाहिए। तो 1 महीने का, 1 महीने का रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होता है, देखो मैंने बोला 70,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो पर ईयर, राइट। और पर यूनिट कितना लगता है आपका 52 रुपीज़, रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना है 52 रुपीज़। तो इतना कितना क्या हो गया, एक साल का हो गया। एक साल का रॉ मटेरियल कितना लगेगा, हाँ एक साल में मुझे इतने का रॉ मटेरियल लगेगा। टेल मी वन थिंग, एक साल में कितना महीना, 12 महीना, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक से तो 1 महीने का आ जाएगा, राइट।
क्या क्या मैंने 70,000 यूनिट्स मुझे पूरे एनुअली प्रोडक्शन करना है। 52 रुपीज़ पर यूनिट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये निकल गया एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसे मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, तो आ गया पर मंथ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एक महीने में रॉ मटेरियल का स्टॉक मेरे पास कितने का होना चाहिए, तो उसका कॉस्ट निकल के आ गया। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। इट कम्स टू 70,000 इंटू 52, राइट, डिवाइड बाई 12। Here I am with 3,03,333, राइट। इतने का स्टॉक मेरे पास हमेशा होना चाहिए। इतने का स्टॉक की रिक्वायरमेंट अगर मेरे पास हो तो मैं चला लूँगा। अब देखो, वो मुझे बोलते हैं कि एवरेज मटेरियल इन प्रोसेस हाफ अ मंथ। ये क्या मतलब होता है? मटेरियल इन प्रोसेस मतलब समझ गए होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो मैंने बोला स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट कितना है भैया? हाफ ए मंथ। तो आधे महीने का वर्क इन प्रोग्रेस मुझे मेंटेन करना होगा, ठीक है। आधे महीने का वर्क इन प्रोग्रेस मुझे मेंटेन करना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पहले मटेरियल आएगा, राइट, फिर लेबर भी आएगा, फिर ओवरहेड भी आएगा, राइट। तो देखो 15 दिन का अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस मेंटेन करूं, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस मेंटेन करूं 15 दिन का, तो मुझे 15 दिन का वर्किंग प्रोग्रेस का कॉस्ट कितना आएगा, यही तो निकालना है ना, मुझे कॉस्ट निकालना है ना कि अगर 15 दिन का वर्क इन प्रोग्रेस अगर मैं मेंटेन करूं तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, तो यहाँ मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं लूँगा, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल बातें करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अपन एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, और मैं मान लो एक एजम्पशन लेता हूँ कि जो मेरा मटेरियल होता है ना, मैं पहले आके मशीन में सारा का सारा मटेरियल पूरा अपना 100% मटेरियल जो है एक बार ही मशीन में डाल देता हूँ, ठीक है। फिर वो प्रोसेस होता है, तो ग्रेजुअली क्या होता है ना, उसके ऊपर लेबर काम करते रहते हैं, ग्रेजुअली लेबर काम करते रहते हैं, ग्रेजुअली ओवरहेड भी इनकर होते रहता है उसके ऊपर में। लेकिन याद रखें ना, ओवरहेड ग्रेजुअली इनकर हो रहा है, लेबर ग्रेजुअली इनकर हो रहा है, लेकिन जो मटेरियल है वो मैंने प्रोडक्शन के स्टार्ट होने, मतलब प्रोसेस के स्टार्ट में ही मैंने सारा का सारा जो मटेरियल था उस मशीन में डाल दिया। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मेरा जो मटेरियल का जो भी कंजम्पशन है वो 100% स्टार्टिंग में ही हो गया था। तो मैं बोलता हूँ भैया देखो 70,000 यूनिट्स आप पर एनम प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट, और इसमें आपका मटेरियल कितना लग रहा था? 52 रुपीज़ लग रहा था, राइट। और मैं बोलता हूँ मटेरियल का खर्चा आपका 100% हो चुका है। एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस में ही आपने ये 52 रुपीज़ पर यूनिट खर्च कर दिया है 70,000 यूनिट्स पे। और ये कितने ये कब तक का है? पूरे साल भर का कॉस्ट है, मटेरियल में पूरे साल भर का कॉस्ट है। इसे मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, राइट, डिवाइड कर दिया 12 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, किससे बोलो? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 1/2 से, 1/2 यानी कि 15 डेज से। अगर मैं ये टोटल को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है पर एनम कॉस्ट, पूरे साल भर का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। उसे मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया? वो पर मंथ का कॉस्ट आ गया, मटेरियल में पर मंथ का कॉस्ट आ गया। अगर उसे मैं 50% यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 दिन का आ जाएगा, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे किया। तो अब देखो ये कितना आता है, ये तो देखो आप यही वाला आएगा। इसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो मेरा सिंपल आ जाएगा 3,03,333 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं कर दूँ तो 1,51,667, राइट। तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,51,667, सिंस मुझे ये पूरा टोटल करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो हमारा मटेरियल का निकल गया, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में हमारा मटेरियल कितना लगता है वो निकल गया। अब लेबर एंड ओवरहेड सिमिलरली मुझे निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक बात बताओ, लेबर एंड ओवरहेड के लिए बात बताओ। 70,000 यूनिट्स में एनुअली प्रोडक्शन करता हूँ, राइट, एंड मुझे बोला गया कि लेबर में पर यूनिट कॉस्ट कितना लगता है? 19.5। तो ये 70,000 यूनिट का कॉस्ट निकल गया। मुझे एक बात बताओ यार, ये पूरा पर एनम कॉस्ट निकला ना नहीं लेबर का? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ 12 से, तो मुझे पर मंथ का कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर पर मंथ आ जाएगा। और मुझे बोला गया 15 डेज का मेंटेन करने के लिए, तो मैं उसे 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। 1/2 से डिवाइड करने के लिए मेरा क्या आ गया? 15 दिन का लेबर का कॉस्ट आ गया इन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताना पड़ेगा कि ये मेरा लेबर वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में मेरा लेबर इतना नहीं लगेगा बल्कि कम लगेगा। क्यों बोलो? मैंने क्या बोला था कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ, मेरा अजम्पशन है कि ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही मैं पूरा का पूरा मटेरियल, स्टार्ट होते होते ही पूरा का पूरा मटेरियल मैं मशीन में ठोक देता हूँ, पूरा मशीन में चले गया सारा मटेरियल, फिर ग्रेजुअली उस पर लेबर काम करता रहेगा, राइट। तो मेरा जो मटेरियल था वो तो इनिशियली सारा कंज्यूम हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे 100% मटेरियल का कॉस्ट को
कंसीडर किया, लेकिन लेबर मेरा क्या मतलब पूरा स्टार्ट में ही चले गया था क्या, मेरा लेबर का पूरा खर्चा इनिशियली ही मैंने पूरा खर्च कर दिया था? नहीं, लेबर तो इनिशियली काम नहीं हुआ था ना, लेबर तो ग्रेजुअली काम हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ, मेरा एजम्पशन है कि जो हमारा लेबर है उस पर 50% काम किया है, मतलब लेबर का जो कॉस्ट है मेरे वर्क इन प्रोग्रेस में वो 50% ही खर्च हुए हैं। लेबर का कॉस्ट यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो 50% है, तो मुझे फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50% से, राइट। ये 50% क्या है पता है, एक्चुअली इसे बोलते हैं कॉस्टिंग के अंदर में डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो मेरा लेबर का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 50%, मतलब लेबर ने इस पर 50% काम किया है। मटेरियल का 100% खर्चा हो गया, लेबर का 50% काम हुआ है, एंड ओवरहेड का भी मैं यहाँ पे यही एज्यूम करूंगा कि हाँ ओवरहेड में भी जो खर्च हुए हैं वो 50% ही खर्च हुए हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है यहाँ पे 50% ही है, तो इसको मैंने 50% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, 70,000 इंटू 19.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट। अब डिवाइडेड बाई 4 में कर दूँ सीधा, 28,438, 28,438 आ गया मेरा, राइट। एंड यहाँ मैं ओवरहेड का कैलकुलेट कर देता हूँ, 70,000 इंटू ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 39 है। इसे मैं डिवाइड बाई 12 कर दिया, ये पर मंथ का आ गया। इसे मैं 1/2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 15 डेज का आ गया। इसको मैं फिर से 50% से मल्टीप्लाई करता हूँ, 50% इज वॉट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। मेरा ओवरहेड में 50% ही खर्च हुआ अभी तक, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है ना। अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता तो मतलब पूरा खर्च हो गया होता। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब पूरी तरीके से ये प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उसमें खर्च पूरी तरीके से कैसे होगा। तो सही मेरा असम्पशन है यहाँ पे कि खर्च 50% ही हुआ है। तो 50% अगर मैं निकालूँ तो कितना आता है, 70,000 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 12, राइट, डिवाइड बाई 4, तो 56,875, 56,875। नाउ टेल मी पूरा वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट कितना आ गया, 28,438, राइट, 1,51,667, ये आ गया 2,36,980, राइट। ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट आ गया। तो ये रहा फ्रेंड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए मुझे कितना चाहिए, इतना पैसा चाहिए होगा। अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक को मेंटेन करूं तो मुझे इतना पैसा चाहिए होगा। अब देखो बोलता है एवरेज फिनिश गुड्स इन स्टॉक 1 मंथ, मतलब मेरे फिनिश गुड्स के जो मुझे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा 1 मंथ का। तो देखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने मंथ्स का, 1 मंथ का। अब मुझे बताओ स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, राइट। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट है आपका कितना, 110.5। तो मैंने बोला 70,000 आप पूरे साल में प्रोड्यूस करते हो, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 110.50 से, ये पूरे 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 साल का फिनिश गुड्स का कॉस्ट आ गया, राइट। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ कितने से, 12 से, ठीक है। तो और अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो मुझे 1 मंथ का कॉस्ट आ जाएगा, राइट। 70,000 इज द प्रोडक्शन फॉर एंटायर ईयर, इंटू 110.5 करने से पूरा टोटल कॉस्ट आ गया फॉर दिस 70,000 यूनिट। लेकिन मुझे 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करना है, तो मैंने इसे 12 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 1 महीने का स्टॉक को मेंटेन करने के लिए फिनिश गुड्स का मुझे कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा। ये आता है 70,000 इंटू 110.5 डिवाइड बाई 12, वी हैव 6,44,583, राइट। अब देखो फ्रेंड्स क्या बोलता है वो, और कुछ है क्या, हाँ हाँ, कैश कैश कैश, मैं तो भूल ही गया था, कैश भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। कैश वो हमें बोलता है कि आपके पास कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड टू बी 1,20,000, मतलब ऑल अराउंड आपको अपने ऑपरेटिंग साइकिल को मीट करने के लिए 1,20,000 का कैश तो हमेशा हैंड में होने चाहिए, ठीक है। कैश इन हैंड बोलो या फिर कैश एट बैंक बोलो, 1,20,000 का ये लिक्विड कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी कोई कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए कंप्यूटेशन वाले कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा, राइट। कोई डेटर है क्या, देखता हूँ। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 2 महीने का, आप अपने डेटर को 2 महीने का क्रेडिट अलाउ करते हो, मतलब 2 महीने के लिए डेटर पे फंसेगा, पैसा फंसेगा। तो डेटर पे कितना पैसा फंसेगा 2 महीने के लिए, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं निकालता हूँ, देखो। और लास्ट एक और इन्फॉर्मेशन बोलता है कि 1/4 ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, ठीक है। 1/4 ऑफ द सेल आर ऑन कैश बेसिस, मतलब जो मेरा 25% सेल है ना, 25% सेल वो क्या है, कैश पे है। तो देखो डेटर में पहले तो मुझे बताओ 70,000 इंटू मैं 75% लिखता हूँ। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 25% कैश पे है और क्रेडिट पे कितना 75%, तो डेटर में मेरा 75% ही लटका होगा, ठीक है। क्योंकि 25% तो कैश रियलाइज हो जाता है ना, क्योंकि कैश सेल है। तो 70,000 यूनिट इंटू 75 करने से 52,500, यानी कि 52,500 यूनिट मेरे पूरे साल भर में क्रेडिट पे सेल होंगे, राइट, क्रेडिट पे सेल होंगे। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेलिंग प्राइस से, विच इज़ 130 पर यूनिट, ये मेरा आ गया कितना बोलो तो, क्रेडिट सेल फॉर द एंटायर ईयर आ गया ना, नहीं आ गया। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 12 से तो ये पर मंथ का आ गया क्रेडिट सेल।
अगर मैं इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से तो मेरा 2 महीने का आ गया, 2 महीने का क्रेडिट सेल आ गया। वो वही बोला ना क्वेश्चन कि 2 महीने का क्रेडिट सेल होता है, मतलब अपने अपने डेटर को 2 महीने के लिए उधार पे देते हो। 2 महीने को उधार आ गया ना, नहीं 52,500 यूनिट पूरे साल भर में सेल करते हो। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 130, राइट। और डिवाइड बाय अगर मैंने इसको कर दिया 12 से तो 1 महीने का आ गया क्रेडिट सेल, इंटू 2 कर देने से 2 महीने का क्रेडिट सेल आ गया, मतलब डेटर में 2 महीने का पैसा फंसता है। कितना पैसा फंसता है भैया 52,500 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो 11,37,500 रुपीज़, 11,37,500 रुपीज़ जो है आपका डेटर में फंसता है। मतलब इतना पैसा आपको चाहिए अगर आप तो अपने डेटर को 2 महीने का उधार देना चाहते हो। ओके, तो फ्रेंड्स पूरे करंट एसेट का हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट। अगर आप देखो मुझे क्वेश्चन में कहीं भी और करंट एसेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कुछ याद आ रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या था? हाँ सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में लगने वाले सारे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब इतना पैसा मुझे चाहिए, है ना। अगर मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर देखूँ तो कितना पैसा चाहिए सर, कैलकुलेट कर दूँ 3,03,333 प्लस 2,36,980, राइट, 6,44,583 and then 1,20,000, finally 11,37,500 rupees, right. 24,42,396 is the amount of gross working capital that I require। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है ना, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, ताकि मैं करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख सकूँ, राइट। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, आप सेम पेज में कंटिन्यू करो अगर आपके पास स्पेस है तो, ठीक है। फॉर्मेट को चेंज मत करना, यही फॉर्मेट रखने दो। तो फ्रेंड्स हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया था कितना 24,42,396, राइट। इतना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया था। अब सेम पेज में कंटिन्यू करना प्लीज, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस है, मेरे पास स्पेस नहीं था बोलकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मैं इसमें से लेस करता हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से व्हाट करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज क्यों लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसे मुझे चाहिए नहीं, सिंस ये मेरे खर्चे तो है लेकिन इसका पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं क्या निकाल रहा हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकाल रहा मतलब अभी मेरे पास कितने पैसे चाहिए एज एन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर मैं बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल को मीट करूँ तो ये पैसे खर्च तो हैं लेकिन इनके पैसे अभी नहीं चाहिए, ये मुझे क्रेडिट पे मिल जाएंगे, राइट। तो मैं इसे यहाँ से लेस कर दूंगा इन खर्चों को। तो खर्च में दो ही खर्च मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो हमारा क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल है, और एक हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, राइट, एंड हमारा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है। ये तीन खर्चों को हमारे करंट लाइबिलिटी है, यहाँ से मैं डिडक्ट कर दूंगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से डिडक्ट करूंगा। इनका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक हम लोगों ने मेंटेन किया था, आपको याद होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि जो क्रेडिटर है ना उन्होंने हमें क्रेडिट दिया था, जो हमें सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, जो क्रेडिटर वो हमें क्रेडिट दिया था। कितने महीने का क्रेडिट दिया था फ्रेंड्स? 1 मंथ का क्रेडिट दिया था, है ना। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, हमारा जो सप्लायर है, सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल, दे हैव गिवन अस अ क्रेडिट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का क्रेडिट दिया था। तो मैं बोलता हूँ कंप्यूट करता हूँ मैं, ओके। देखो मैं बोला, देखो रॉ मटेरियल कितना 70,000 यूनिट्स में बना रहा था पूरे साल में, ठीक है, 70,000 यूनिट्स बना रहा था, और उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा था 52 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। अब ये मत सोच लेना सर इसमें तो 1/4 तो कैश सेल है ना, 25% कैश सेल है, 75% क्रेडिट सेल है, तो आप यहाँ पे 70,000 क्यों लिख रहे हो? नहीं 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 नहीं, रॉ मटेरियल कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो फर्क क्या पड़ता है, यूनिट्स तो पूरा 70,000 बनाने हैं ना साल भर में, तो जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा वो तो पूरे 70,000 यूनिट्स पे होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 70,000 लिखा। यानी कि 70,000 यूनिट बनाना है मुझे साल भर में भाई, और 70,000 यूनिट के लिए मुझे 52 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 12 से तो 1 महीने का खर्च आ जाता है, राइट। उन्होंने बोला ना 1 महीने का मुझे क्रेडिट मिलता है, तो 1 महीने का पैसा जो कि रॉ मटेरियल का मुझे नहीं चाहिए, तो कितना नहीं चाहिए सर? इतना नहीं चाहिए, 70,000 इंटू 52 डिवाइड बाई 12, तो सर 3,03,333, राइट। इतना पैसा मुझे नहीं चाहिए, 1 महीने का क्रेडिट पे मुझे मिल जाएगा। अब देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग कितने महीने के लिए रहता है? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कहता है 1.5 वीक, 1.5 सप्ताह, 1.5 वीक का मुझे आउटस्टैंडिंग वेजेस झेलना पड़ता है, मुझे क्रेडिट मिल जाता है 1.5 वीक के लिए, ठीक है। तो बोलो 70,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, और पर यूनिट कॉस्ट पे पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना है 19.5, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूँ 12 से तो पर महीने का आ जाएगा, राइट। 12 से नहीं डिवाइड करता हूँ,
ये मैं 52 से डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा पर वीक का, राइट। अगर मैं इसे 1.5 वीक से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे आ गया ना 1.5 वीक के लिए मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रहता है, मतलब 1.5 वीक का जो आउटस्टैंडिंग वेजेस का वैल्यू कितना है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 70,000 इंटू 19.5। ये पूरे साल भर का वेजेस आ गया, उसको डिवाइड कर दिया 52 से, तो मुझे एक वीक का वेजेस आ गया। इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.5 से, सिंस 1.5 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग रहता है, इसलिए 39,375 का आउटस्टैंडिंग वेजेस रहेगा। ओवरहेड के लिए मुझे कितना बोलता है, ओवरहेड का 1 मंथ क्रेडिट 1 मंथ मिलता है, ठीक है भैया। 70,000 यूनिट्स में बना रहा था और ओवरहेड का कॉस्ट कितना इनकर हो रहा था, 39 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो पर मंथ का आ जाएगा, राइट। बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 2,27,500। तो यहाँ पे मैं अब कैलकुलेट करूंगा कि नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होता है, ठीक है। मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, अब इसे नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो आ गया 3,03,333, राइट। 39,375 प्लस 2,27,500, ओके। ये आ गया आपका 5,70,208, है ना। इतना आ गया मेरा बी। अब मैं निकालता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। इतना पढ़ाने के बाद अब जाके हम लोग ये तो निकाल ही पाएंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, राइट। करंट एसेट का टोटल माइनस करंट लाइबिलिटी का टोटल, दैट विल बी नेट वर्किंग कैपिटल। अब सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, 24,42,396, राइट। तो ये मेरा आ जाता है 18,72,188। दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल दैट आई रिक्वायर, ओके। इतना पैसा अगर मेरे पास आज मौजूद हो तो मैं अपने बिजनेस को ऑपरेटिंग साइकिल को मीट कर पाऊंगा, ऑपरेटिंग साइकिल के खर्चों को मीट कर पाऊंगा, अच्छे से साइकिल को चला पाऊंगा, राइट, एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, आखिर नेट वर्किंग कैपिटल निकलता है कैसे, राइट। यहाँ इस क्वेश्चन को आप आराम से समझो, ठीक है। आपके पास ये वीडियो है, 2 बार 3 बार जितना आपका मन करे आप इसको देखो, ठीक है। आने वाले क्लासेस में मैं थोड़ा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा। अभी के लिए फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन बहुत सही था, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया, राइट। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत एफर्ट डालना पड़ता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। इफ़ यू लाइक द चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, हेल्प होता है या नहीं, समझ आता है या नहीं, किसी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल मेक श्योर कि यार मैं आप तक बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ, ठीक है। विद दैट, थैंक यू सो मच।